हेलो एवरीवन, वेलकम टू चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ये चैनल के लिंक को भेजें और उनको बोले फोन करके कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कौन से चैनल? चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस, चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। ओके, आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये एनसीईआरटी से लिया गया है 5.7 टॉपिक। तो इसमें क्या करना है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्व रहती है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, ए और बी किसी सिस्टम का पार्ट है, अगर किसी सिस्टम में आपने ए और बी दो ऑब्जेक्ट ले लिया तो इसकी जो मोमेंटम होगी वो कंजर्व रहेगी। मींस टोटल मोमेंटम वो चेंज नहीं होगी। सिंपल लैंग्वेज में आप इसको आगे मैथमेटिकल फॉर्म में और ज्यादा क्लियर वे से समझ सकते हैं। आप देखिए, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए था कि बॉडी अपनी स्टेट में रहना चाहेगी। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगी। अनलेस एंड अनटिल इट इज कंपेल्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स। जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो बॉडी अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगी। ये था फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ के बाद, सेकेंड लॉ जो था न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें यह बताया गया कि जो भी बॉडी है वो अगर मूवमेंट में आ रही है, पहले रेस्ट पर थी, उसकी स्टेट चेंज हो रही है, तो वहां कोई न कोई अप्लाइड फोर्स है और जितनी फोर्स अप्लाइड है उसकी मैग्नीट्यूड जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे तो उसकी एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी। इसका मतलब जो आप सेकंड लॉ में पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट लॉ में जो बच गया था, मतलब फर्स्ट लॉ में क्या है, स्टेट के बारे में था, लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई ऑब्जेक्ट जानी चाह रही हो, मींस अगर रेस्ट पर है और यूनिफॉर्म मोशन में जानी है उसको ऑब्जेक्ट को, या यूनिफॉर्म मोशन में पहले से है वो रेस्ट पर आ रही हो, तो इस कंडीशन में जो एक्सेलरेट करना पड़ेगा या डी एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन अगर किसी ऑब्जेक्ट की हो रही हो तो वहां पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आप लगाएंगे। फिर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये आपको देखना था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है तो उसकी ओरिजिन क्या है, वो न्यूटन थर्ड लॉ से को पता लग गई। देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख ले अच्छे से, काफी डिटेल में बताया गया है। ना तो आपको कहीं बुक में मिलेगी वो चीज, ना कोई टीचर समझा पाएगा। और अगर समझ में आ जाए तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। क्लियर? तो वो था थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड थर्ड समझ में आ गई। अब जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, उसके कंसिक्वेंस से ये निकला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे? सपोज आप क्या कर रहे हैं कि अगर आप किसी बुलेट को गन से फायर किया तो गन ने बुलेट पर कोई फोर्स लगाया, गन ने बुलेट पर कोई ना कोई फोर्स लगाया। आपको पता है कि जो भी फोर्स लगेगी इक्वल एंड अपोजिट लगती है। यहां पर दो बॉडी कह सकते हैं आप, एक बुलेट को मैं एक अलग ले रहा हूं और गन को अलग बॉडी। गन ने बुलेट पर कुछ ना कुछ फोर्स एग्जर्ट किया, अब बुलेट भी गन पर कुछ फोर्स, जिसको कहते हैं रिक्वाइल फोर्स, वो एग्जर्ट करेगा। कैसे? आप जब बुलेट चलाते हैं, गन चलाते हैं, तो आप देखेंगे गन से क्या, जब निकलती है बुलेट तो गन थोड़ा पीछे की तरफ आता है, वो बुलेट नहीं लगाया। क्लियर? तो यहां पर जो फोर्स है जो बुलेट पर लगाई गई गन के द्वारा वो इक्वल है जो गन पर लगाई गई बुलेट के द्वारा, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम। क्लियर? अब यहां पर आपको ये तो हो गया, जो फोर्स का आपको जो रूल बताया, जो कॉन्सेप्ट बताया, ये थर्ड लॉ से हो गया, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि अगर टाइम इंटरवल, दो बॉडी जो आपस में कांटेक्ट में था, है ना, गन के अंदर बुलेट था ना पहले, तो अगर उन दोनों के कांटेक्ट में रहने का जो टाइम इंटरवल डेल्टा टी है तो दोनों डेल्टा टी सेम होगी दोनों में। सपोज आपने गन को फायर करने के लिए अभी इस इंस्टेंट से सपोज आपने टाइम लेना स्टार्ट किया, इसके बाद 10 सेकंड आपको लग गए फायर करने में, तो 10 सेकंड के लिए बुलेट और गन एक साथ थी। तो जो भी फोर्स आप अप्लाई करते हैं, एक्सेसिव फोर्स, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, वो पहला बात तो ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। क्लियर? जब फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है इसका मतलब इसकी मैग्नीट्यूड भी सेम है, आपको थर्ड लॉ से पता है। इसका मतलब क्या है? जब फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम है और टाइम इंटरवल भी सेम है तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल इट इज आल्सो सेम फॉर गन एंड बुलेट। क्लियर? फोर्स भी सेम, थर्ड लॉ बता रहा है कि फोर्स सेम होंगे, टाइम इंटरवल सेम, क्योंकि जब तक वो कांटेक्ट में है, जब तक बुलेट गन के अंदर में है, उसके बाद जब तक उसके कांटेक्ट में, वहां तक का टाइम इंटरवल दोनों की सेम है, क्योंकि ये भी इसके कांटेक्ट में, वो भी उसके कांटेक्ट में है। आपको पता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से है कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। जब फोर्स और टाइम का मल्टीप्लिकेशन इक्वल है दोनों के लिए तो चेंज इन मोमेंटम भी दोनों के लिए इक्वल होगा। चेंज इन मोमेंटम इसमें जितना होंगे इसमें भी उतना ही चेंजेस है, गन में जितना चेंजेस उतनी ही बुलेट में। सपोज बुलेट की मोमेंटम इंक्रीज कर गई तो इसका मतलब जो गन है उसकी मोमेंटम डिक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब आप कह सकते हैं जितनी इंक्रीज इसमें होगी उतनी डिक्रीज इसमें होगी, क्योंकि चेंजेस सेम करनी है हमें, चेंजेस सेम होगी, कॉन्सेप्ट से भी समझ में आ रही है। इसका मतलब आप अगर इनिशियल में देखिए जितनी मोमेंटम बुलेट और गन को मिलाकर सम कर दे, जोड़ दे, तो बाद में भी दोनों की सम इक्वल होगी। क्यों? जितना इंक्रीमेंट, सपोज यहां पर अगर इंक्रीमेंट न्यूटन सेकेंड, 5 न्यूटन सेकेंड की इंक्रीमेंट अगर बुलेट में हो रही है तो डिक्रीमेंट गन में 5 न्यूटन सेकेंड की हो रही है। जितना इंक्रीमेंट वहां है उतना डिक्रीमेंट यहां है, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे,
तो इक्वल आ जाएगी ना पहले जितनी थी। यही कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मींस मोमेंटम ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हुआ यहां पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो। एक्सटर्नल फोर्स कब अप्लाइड नहीं होती है? अगर दो बॉडी एक पर कुछ पुश कर रही है तो दूसरी बॉडी भी इस पर कुछ ना कुछ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगी। लेकिन किसी एक सिस्टम में के अंदर ही दोनों बॉडी को मान ले तो जो एक्सटर्नल फोर्स आप बोल रहे थे कि ए बी पर लगा रही है तो अब वो इंटरनल फोर्स कहलाएगी। तो इंटरनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। क्लियर? तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये हो गया कि वो सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं है। जो भी जैसे बुलेट और गन के लिए गन ने कुछ फोर्स बुलेट पर लगाया लेकिन बाहर से कुछ नहीं अप्लाई कर रहे हैं। ये गन का काम है, बुलेट का काम है। गन ने लगाया फोर्स, बुलेट ने भी लगा दिया। अगर दोनों को एक ही सिस्टम में मान लिया तो उस सिस्टम में बाहर से कुछ ना हमने कोई फोर्स नहीं लगाया। हाँ, बुलेट ने गन पर लगाया, गन ने बुलेट पर लगाया। तो यहां पर टोटल की टोटल जो भी फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है। दैट्स व्हाई इंटरनल फोर्स कैंसल ईच अदर। क्लियर? तो ये कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए उसकी मोमेंटम कंजर्व्ड होती है। चेंज इन मोमेंटम एक की अगर इंक्रीज कर रही है दूसरी की उतनी ही अमाउंट में डिक्रीज करेगी, जिसके कारण जो पहले जो टोटल मोमेंटम थी वही बाद में भी टोटल मोमेंटम सेम मिल जाएगी। ये था कॉन्सेप्ट, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में समझना चाहते हैं कि इसको मैथमेटिक्स में किस तरह से शो करेंगे, किस तरह से बताएंगे, तो आप सपोज आप ये मान सकते हैं कि सपोज दो बॉडी है जिसकी इनिशियल मोमेंटम, टू बॉडी जिसकी इनिशियल मोमेंटम पी ए एंड पी बी है, फाइनल मोमेंटम पी ए डैश एंड पी बी डैश है। आपको पता है कि फोर्स ए पर जो बी ने लगाया टाइम इंटरवल डेल्टा टी के लिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ए की अगर टोटल की टोटल मोमेंटम हम ऐड कर देंगे तो ये वाला सेकंड लॉ से वेरीफाई हो गया कि ए की पहले मोमेंटम और बाद में जो मोमेंटम है वो इसके इक्वल हो जाएगी। यहां पर एक चीज आपको गलत लिख दिया मैं। ये जो चीज है ये क्या होती है, इंपल्स। इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज मींस फाइनल माइनस इनिशियल। किसी एक सिस्टम की मैंने बात कर ली ए के लिए। अगर बी की बात करें तो एफ बी ए, मतलब बी पर जो भी फोर्स लगी है एक्सटर्नली उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर? बी पर जो फोर्स लगी एक्सटर्नली, एक्सटर्नल लग रही होगी, अलग अलग बॉडी ले रहे हैं हम। अगर उसको एक ही सिस्टम में मानेंगे तो वो तुरंत एक्सटर्नल वाली चीज इंटरनल में चेंज हो जाएगी, तब उसको इंटरनल बोलेंगे। यहां पर दो अलग अलग बॉडी और ये सपोज हम मान रहे हैं कि वो सिस्टम एक ही सिस्टम का पार्ट नहीं, अलग अलग सिस्टम है। तो यहां पर पी बी डैश माइनस पी बी। और हमें एक कॉन्सेप्ट और भी पता है कि डेल्टा टी दोनों के लिए सेम है, क्योंकि दोनों बॉडी जब कांटेक्ट एक दूसरे के सेम टाइम में होगी ना, ऐसा तो है नहीं कि कोई एक दूसरे से कोई एक बॉडी दूसरे से जुदा हो जाए और तब भी कांटेक्ट में रहे। ऐसा कैसे हो जाएगा? दो बॉडी की बात हो रही है, जब तक टच में है तो ये भी टच में उसकी है, वो भी टच में उसमें है। क्लियर? और आपको पता है न्यूटन थर्ड लॉ से है कि जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्सटर्नली जो फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी पर, उतनी ही वो दूसरी बॉडी भी उस पर अप्लाई करती है। मतलब एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। जब ये दो कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप यहां पर ही मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा टी से, तो लिख सकते हैं एफ ए बी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी इक्वल टू माइनस एफ बी ए मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। और यहां से आप इन दोनों वैल्यू को यहां पुट करेंगे, तो जब पुट करेंगे तो आप लिख सकेंगे कि क्या लिखेंगे, ये पी ए डैश माइनस पी ए, यहां पे ए है, इक्वल टू माइनस पी बी डैश माइनस पी बी। इसको लिख सकते हैं पी ए डैश माइनस पी बी इक्वल टू माइनस पी बी डैश प्लस पी बी। यहां पे पी ए है ना, ठीक है, ए डैश ए पी बी डैश पी बी। अब ए और बी, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू पी ए डैश प्लस पी बी डैश, ये वाला आ गया। इसका मतलब अगर ए और बी को एक ही सिस्टम मान ले, एक सिस्टम के अंदर मान ले कि ए और बी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, उस सिस्टम में इनिशियल जो भी मोमेंटम थी उसकी जो टोटल सम होगी इक्वल होगी किसके, फाइनल मोमेंटम के इक्वल हो जाएगी। क्लियर? इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक ये वीडियो के लिंक को प्रमोट करें। थैंक यू एवरीवन।